अनुपम सिंह फ्रॉम अरिहंत पब्लिकेशन, योर एजुकेटर। आज हम क्लास 10 के चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। इसका जो 7th क्वेश्चन है वो इस तरह से है, आउटलाइन अ प्रोजेक्ट विच एम्स टू फाइंड द डोमिनेंट कोट कलर इन डॉग्स। इसमें यह पूछा गया है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट को आउटलाइन करिए जिसमें डॉग्स में कोट के कलर को का डोमिनेंट कैरेक्टर दिखता हो। तो इसको करने के लिए हम एक रीडिंग का एक एक्सपेरिमेंट प्लान करेंगे जिसमें हम मेल डॉग लेंगे, मेल डॉग जिसके कोट का कलर है ब्लैक, और एक हम फीमेल डॉग लेंगे जिसके कोट का कलर है ब्राउन। अब हम ये अज्यूम करते हैं कि ब्लैक कलर के जो जीनोटाइप्स हैं वो हैं कैपिटल बी, और जो फीमेल डॉग है उसके जो जीनोटाइप है वो है स्मॉल बी। तो जब हम इनमें ब्रीडिंग करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो इसके जीन्स, इसके जो गैमीट्स हैं वो बनेंगे कैपिटल बी वाला एक गैमीट, दूसरा गैमीट भी कैपिटल बी वाला, और इसके जो गैमीट्स बनेंगे वो बनेंगे स्मॉल बी एंड स्मॉल बी। जब इनमें क्रॉस होगा तो जो हमारी फर्स्ट जनरेशन आ रही है, यहाँ पे फर्स्ट फीमेल जनरेशन, उसमें हम ये देखते हैं कि सभी डॉग्स का कोट का कलर वो है ब्लैक कोट कलर F1 जनरेशन में, और इसके जीनोटाइप्स हम एज्यूम करते हैं कि वो आते हैं कैपिटल बी स्मॉल बी। तो इस तरह से हमने देखा कि जब हमने ब्लैक कलर के कोट के डॉग को ब्राउन से जब हमने उसको क्रॉस किया तो F1 जनरेशन में सिर्फ ब्लैक कोट का कलर आया, ब्राउन कोट वाला कोई भी डॉग नहीं दिखा। इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो ब्लैक कलर है उसने ब्राउन कलर को छुपा लिया, वो उसको एग्जिबिट नहीं होने दिया, इसलिए यहाँ पे जो ब्लैक कलर का कोट है डॉग्स में वो डोमिनेंट है ब्राउन के ऊपर। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, आउटलाइन है, ये दिखाती है मेंडल का फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कहता है कि डोमिनेंट ट्रेट के साथ जो रिसेसिव जीन होती है उसका कैरेक्टर दिखता नहीं है, छुप जाता है, जो कि इस प्रोजेक्ट की आउटलाइन से प्रूव हो गया है कि हमारे F1 जनरेशन में सभी ब्लैक कोट कलर के डॉग्स प्रोड्यूस हुए हैं। अब हम चैप्टर एक्सरसाइज के 8th क्वेश्चन के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। यह क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉसिल्स इन डिसाइडिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। यानी कि इसमें यह पूछा गया है कि ऑर्गेनिजम्स के बीच में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को डिसाइड करने के लिए फॉसिल्स की क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि फॉसिल्स क्या होते हैं। फॉसिल्स आर द डेड रिमेन्स ऑफ plant bodies and the animal bodies preserved in the sedimentary rocks। यानी कि फॉसिल्स जो है वो प्लांट बॉडीज और एनिमल बॉडीज के डेड रिमेन्स जो कि अर्थ लेयर में प्रिजर्व हो गए हैं और जो कि अर्थ की डिगिंग के बाद अब हमको मिलते हैं वो हैं। अब इसमें ये किस तरह से एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करते हैं, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, और वो एग्जाम्पल है आर्कियोप्टेरिक्स। ये फॉसिल फॉर्म में ही हमें मिला है, ये आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करता, एक्सटिंक्ट हो गया है। अगर इसका फॉसिल हमें नहीं मिलता तो हमें पता नहीं चलता कि इस तरह के ऑर्गेनिजम्स भी इस अर्थ पे कभी एग्जिस्ट करते थे। दे एग्जिस्टेड नियरली 625 to 606 मिलियन ईयर्स एगो एंड दे लुक्ड लाइक अ बर्ड डायनासोर। जब इनके फॉसिल्स को हम असेंबल करके जब हमने स्टडी किया तो हमने ये पाया कि इनके काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो बर्ड जैसी होती हैं, और काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी रेप्टिलियन है। जो बर्ड वाला फीचर इनमें पाया गया वो ये था कि इनकी जो 4 लिम्स थी वो मॉडिफाइड थी टू फ्लाई, सो दे शोड द मॉडिफिकेशन ऑफ 4 लिम्स टू अडेप्ट द फ्लाइट मैकेनिज्म। और जो रेप्टिलियन कैरेक्टर था वो था इनका लॉन्ग टेल, इनमें काफ़ी लंबी टेल पाई जाती है। तो इस तरह से आर्कियोप्टेरिक्स के फॉसिल मिलने से हमें पता चला कि ये
बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक है. इट इज अ कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन बर्ड एंड दी रेप्टाइल्स. अगर ये फॉसिल हमें नहीं मिलता तो हमें ये पता नहीं चलता कि बर्ड्स का ओरिजिन जो है वो रेप्टाइल्स से हुआ है. तो इट इज शोइंग द कनेक्शन बिटवीन द बर्ड्स एंड द रेप्टाइल्स. तो इस तरह से हम फॉसिल के मिलने से उनके बीच में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करते हैं. तो दूसरा इम्पोर्टेंस है यहाँ पे फॉसिल्स की, वो है टू अंडरस्टैंड द टाइम लाइन ऑफ एवोल्यूशन. फॉसिल के मिलने से हम एवोल्यूशन की टाइम लाइन को भी अंडरस्टैंड करते हैं. टाइम लाइन ऑफ एवोल्यूशन वो किस तरह से होता है वो आप इस तरह से समझ सकते हैं. सपोज ये अर्थ की सरफेस है, अर्थ सरफेस, और इसकी डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स हैं या रॉकी लेयर्स भी हैं. सपोज ये A, B, C एंड D. अब इन डिफरेंट लेयर्स में डिफरेंट फॉसिल्स अगर जब हमको मिलते हैं, तो जब कोई फॉसिल हमें सबसे नीचे वाली लेयर से मिलता है तो उसके बॉडी स्ट्रक्चर से पता चलता है कि ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, बिकॉज इनका जो बॉडी डिज़ाइन है वो काफ़ी प्रिमिटिव है और ये सबसे फर्स्ट फॉर्म ऑर्गेनिज्म है. ऐसे ही अगर कोई फॉसिल हमें अर्थ की अपर लेयर से मिलता है तो उसके बॉडी डिज़ाइन को स्टडी करके ये पता चलता है कि इट शोज दी कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन, यानी कि ये लेटली फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म है. तो इस तरह से डिफरेंट लेयर से हमें टाइम लाइन ऑफ एवोल्यूशन पता चलता है कि किस तरह से जो फर्स्ट फॉर्म ऑर्गेनिजम्स थे वो डीपर लेयर ऑफ द अर्थ पाए जाते हैं और लेटली फॉर्म जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपर अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं. और एवोल्यूशन इस तरह से हुआ है कि जो प्रिमिटिव फॉर्म्स थी उनसे ही ग्रेजुअली एवोल्यूशन होके जो आज डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ अर्थ पे मिलती है वो बनी है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन. तो इस तरह से फॉसिल्स के दो इम्पोर्टेंस हैं. फर्स्ट, दे आर द कनेक्टिंग लिंक, एंड सेकेंडली दे शो दी टाइम लाइन ऑफ एवोल्यूशन. इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह से है, व्हाट एविडेंस डू वी हैव फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम इनएनिमेट मैटर. यानी कि हमारे पास ऐसा क्या एविडेंस है जिससे हमें ये पता चलता है कि इनएनिमेट मैटर से ही लाइफ का ओरिजिन हुआ है. तो इसको प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कुछ ऐसी कंडीशंस को क्रिएट किया एक एक्सपेरिमेंट में जो कि प्रिमिटिव अर्थ के टाइम पर प्रेजेंट थी और जिस वक्त लाइफ का ओरिजिन हुआ था. और वो एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह का था. ये एक क्लोज सिस्टम बनाया उन्होंने जिसमें कि उन्होंने एक ग्लास में यहाँ पे वाटर को हीट किया जिससे कि वाटर वेपर्स इसमें अराइज हो और वो इस चैम्बर में जाएं. यहाँ पे हाई इलेक्ट्रिक चार्ज जो थंडरिंग एंड लाइटनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाई वोल्टेज का, वो प्रोड्यूस किया. और इस चैम्बर में इन्होंने हाइड्रोजन को रखा, अमोनिया को रखा, मीथेन गैस को रखा और यहाँ पे ये वाटर की वेपर्स आई. तो बिकॉज ऑफ दी हाई इलेक्ट्रिक चार्ज एंड स्पार्क, ये जो यहाँ पे प्रेजेंट है इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स यानी मैटर इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, तो इनमें रिएक्शन हुई. और जब इनमें रिएक्शन हुई तो कुछ सिंपल कार्बनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स बने, जैसे कि सिंपल शुगर्स, कुछ अमीनो एसिड्स एंड एडेनिन एक्सेट्रा सिंपल शुगर्स लाइक राइबोस, जो कि बेसिस ऑफ लाइफ है और दी ओरिजिन ऑफ लाइफ. तो इससे हमें कुछ आइडिया लगा कि अर्थ के प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में जो रिड्यूसिंग टाइप ऑफ एनवायरनमेंट था उसी वक्त लाइफ के सिंपल मॉलिक्यूल्स जो है वो सिंथेसाइज हुए और एग्रीगेट हुए और धीरे धीरे सेल की शेप में आए और वहाँ से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिन हुआ. इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 10 इस तरह से है, एक्सप्लेन हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिव्स राइज टू मोर variations than asexual reproduction. How does this affect the evolution of those organisms that reproduce sexually? इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि किस तरह से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशंस अराइज होते हैं, दे आर मोर वेरिएबल देन द वेरिएशंस प्रोड्यूस्ड बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और किस तरह से सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में जो वेरिएशंस आए हैं वो एवोल्यूशन को अफेक्ट करते हैं.
तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। हम जानते हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल, और उनमें गैमीट्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में स्पर्म्स एंड फीमेल्स में ओवा। जिस वक्त ये गैमीट्स बन रहे होते हैं उस वक्त उनके जो क्रोमोसोम पेयर्स होते हैं उनका सेग्रीगेशन होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर उनका रैंडम फर्टिलाइजेशन होता है। तो इससे भी जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में है गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे वेरिएशंस आते हैं, और जब उनका फर्टिलाइजेशन होता है मेल एंड फीमेल गैमीट का, तब उनमें रैंडम फर्टिलाइजेशन की वजह से वेरिएशंस कॉज होते हैं। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो गैमीट्स होते हैं मेल एंड फीमेल में वो मियोटिक सेल डिवीजन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, और हम जानते हैं कि मियोटिक सेल डिवीजन में एक स्टेज में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, मीन्स होमोलोगस क्रोमोसोम के जो पेयर्स होते हैं वो आपस में क्रॉस ओवर करते हैं, वहाँ का उनका जेनेटिक मेकअप में चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो उनके जो होमोलोगस पेयर्स होते हैं वो आफ्टर मियोटिक सेल डिवीजन गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे एग्जैक्टली वैसे नहीं होते जैसे कि वो पेरेंट के पेयरिंग के टाइम पे होते हैं। तो वहाँ से एक वेरिएशन आता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में। और इसका जो थर्ड रीज़न हो सकता है वो यह है कि जब मियोटिक सेल डिवीजन हो रहा होता है, यानी कि जब सेल्स डिवाइड होकर डॉटर सेल्स गैमीट्स बना रही होती हैं, तब सेल डिवीजन के टाइम पे भी डीएनए का जब डुप्लीकेशन होता है टू डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट डॉटर सेल्स, तो वहाँ पर भी डीएनए डुप्लीकेशन के टाइम पर भी कुछ जेनेटिक चेंजेस अराइज हो सकते हैं। ऑल्दो इनकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन वहाँ से भी कभी कभी जेनेटिक वेरिएशंस अराइज होते हैं। तो इस तरह से इन कारणों से जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें वेरिएबल वेरिएशंस ज़्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो एक ही पेरेंट होता है और जो वो रिप्रोड्यूस करता है तो उनकी जो प्रजननी होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम बिल्कुल अपने पेरेंट जैसी ही होती है। जो उसमें वेरिएशंस अराइज होते हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ सम एनवायरमेंटल फैक्टर्स, उनकी जेनेटिक मेकअप में बहुत कम वेरिएशन होते हैं। लेकिन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे कारण हैं वेरिएशंस आने के। अब इसका सेकंड पार्ट है हाउ डज दिस अफेक्ट द एवोल्यूशन ऑफ दोज ऑर्गेनिजम्स दैट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। ये देखा गया है कि जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो उनमें जो वेरिएशंस आते हैं प्रोजेनी में दे आर सिलेक्टेड बाय द नेचर एंड द एनवायरमेंटल कंडीशंस, और वो उनके सर्वाइवल के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम फेवरेबल होते हैं। तो जब वो फेवरेबल चेंजेस वेरिएशंस जब आते हैं पॉपुलेशन में और उनको एनवायरनमेंट प्रमोट करता है तो ग्रेजुअली वो वेरिएशंस इनहेरिटेबल होकर नेक्स्ट प्रोजेनी में एक बेटर प्रोजेनी बनाते हैं, और एक इस तरह स्लो प्रोसेस से एक एवोल्यूशन के थ्रू एक नई स्पीशीज बनने का भी ज़्यादा चांस होता है। तो इस तरह से सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में एवोल्यूशन जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है इन टर्म्स ऑफ सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। इस एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन इस तरह से है, हाउ इज द इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स एंश्योर्ड इन द प्रोजेनी। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि मेल एंड फीमेल का जेनेटिक मेकअप में से इक्वल कंट्रीब्यूशन किस तरह से प्रोजेनी में एंश्योर होता है। तो इसको हम ह्यूमन बींग्स के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। हम जानते हैं ह्यूमन बींग्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और हम मानते हैं यहाँ पे कि एक मेल पेरेंट है, मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट। इन सबकी बॉडी सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होंगे, और यहाँ पर भी इनकी बॉडी में 46 क्रोमोसोम होंगे। जब ये रिप्रोड्यूस करेंगे तो इनके रिप्रोडक्टिव सेल्स या जर्मिनल सेल्स में गैमीट्स बनते हैं। तो जब गैमीट बनते हैं तो यहाँ पर भी 46 क्रोमोसोम्स पहले जर्मिनल सेल्स में होंगे। इसी तरह इनकी भी रिप्रोडक्टिव सेल्स में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और जर्मिनल सेल्स 46 क्रोमोसोम्स होंगे। अब दोनों के जर्मिनल सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स है। 46 क्रोमोसोम्स का मतलब यहाँ पर होता है 23 पेयर्स, और यहाँ पर भी
23 पेयर्स। तो जब इनमें गैमेटोजेनेसिस होती है, जब गैमेट्स बनते हैं, तो ह्यूमन बींग्स में मेल गैमेट बनता है स्पर्म और फीमेल गैमेट बनता है ओवा। जब ये गैमेट्स बनते हैं यहाँ पे स्पर्म एंड ओवा, तो इसमें मियोटिक सेल डिवीजन के थ्रू यहाँ पे होती है मियोसिस। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर मियोसिस सेल डिवीजन यहाँ पे होता है, जिससे कि डॉटर सेल्स में यानी कि गैमेट्स में जो क्रोमोसोम नंबर है वो यहाँ पे 46 थे यानी कि 23 पेयर्स थे। तो यहाँ पे जो गैमेट में जो क्रोमोसोम नंबर होगा हाफ हो जाएगा और वो होगा 23, और यहाँ पर भी जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो होगा 23। अब ये जो 23 पेयर्स इसमें आए हैं, ये 46 जो पेयर्स थे यहाँ पे वो पेयरिंग अलग हुई है, यानी कि जो होमोलोगस पेयर थे उसके 23 पेयर्स जो है वो अलग अलग हो गए हैं, और स्पर्म्स में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे आ गए हैं स्पर्म में, और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ आ गए हैं ओवा में। अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, इन दोनों का इनका यूनियन होता है, तो हमें मालूम है यहाँ पे जाइगोट बनता है, और 46 क्रोमोसोम की जो स्टेज है वो फिर से रिस्टोर हो जाती है। 46 क्रोमोसोम्स, क्योंकि 23 क्रोमोसोम्स जो है वो स्पर्म में है, 23 क्रोमोसोम्स जो है ओवा में है, यानी कि हाफ ऑफ दी जेनेटिक मेकअप ऑफ जाइगोट जो यहाँ पे रिसीव हुआ है वो मेल पेरेंट्स से आए हैं, और हाफ ऑफ दी क्रोमोसोम्स जो यहाँ पर आए हैं वो फीमेल पेरेंट्स से आए हैं, और फिर से ये 46 क्रोमोसोम की जो स्टेज है जाइगोट में वो रिस्टोर हो गई है, यानी कि इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन मेल पेरेंट्स से स्पर्म के थ्रू यहाँ आ रहा है, और सेम हाफ फीमेल पेरेंट्स से ओवा के थ्रू इस जाइगोट में आ रहा है। और ये जाइगोट जो है ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है, जो कि फर्दर डिवीजन के थ्रू फर्दर डेवलपमेंट इसमें होता है। फर्दर डेवलपमेंट के थ्रू एक न्यू इंडिविजुअल यहाँ पे न्यू ह्यूमन बेबी का बर्थ होता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो ह्यूमन बेबी यहाँ बना है उसमें उनके पेरेंट्स से 23 क्रोमोसोम्स जो है वो मेल पेरेंट्स से आए हैं, और 23 क्रोमोसोम्स जो है वो फीमेल पेरेंट्स से आए हैं थ्रू स्पर्म एंड ओवा जो कि गैमीट्स हैं, और फर्टिलाइजेशन के थ्रू यहाँ गैमीट बना है। इसका फर्दर डेवलपमेंट होने के बाद जो ह्यूमन बेबी बना उसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मेल एंड फीमेल के जेनेटिक मेकअप में से हाफ उसका पार्ट जो है वो मेल एंड फीमेल पेरेंट्स से आता है। चैप्टर एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 12 इस तरह से है, ओनली वेरिएशंस दैट कन्फर एन एडवांटेज टू एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विल सर्वाइव इन अ पॉपुलेशन, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, व्हाई और व्हाई नॉट। इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि ओनली दोज वेरिएशंस जो कि इंडिविजुअल के लिए एडवांटेजियस होते हैं उसके सर्वाइवल में, वही पॉपुलेशन में भी सर्वाइव करते हैं। तो क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्रीड हैं? अगर हाँ हैं तो क्यों, और अगर आप नहीं भी हैं तो भी क्यों, रीज़न बताइए। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब कभी भी किसी भी पॉपुलेशन में या इंडिविजुअल में वेरिएशंस आते हैं और वो उस ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए उसको बेनिफिट देते हैं, एडवांटेज देते हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म आगे सर्वाइव करके रिप्रोड्यूस करता है, और रिप्रोड्यूस करके वो आगे की पॉपुलेशन को बढ़ाता है। तो इस तरह से वो वेरिएशन जो एडवांटेजियस है इंडिविजुअल के लिए वो पॉपुलेशन में भी बढ़ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ वो वेरिएशंस जो कि इंडिविजुअल को कोई भी एडवांटेज नहीं दे रहा है, उसको उसकी सर्वाइवल में मदद नहीं कर रहा है, तो वो उसके लिए क्योंकि बेनिफिशियल नहीं है, तो वो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा सर्वाइव नहीं करेगा। ज़्यादा सर्वाइवल उसके ना होने से उसके रिप्रोडक्शन रेट में भी कमी आएगी, और उसका जो वो कैरेक्टर है वो आगे पॉपुलेशन में नहीं जाएगा। तो इसी कारण से खाली एडवांटेजियस वेरिएशंस ही पॉपुलेशन में ज़्यादा सर्वाइव करते हैं।